हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1, प्रथम प्राकृत या पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक। नंबर 2, द्वितीय प्राकृत से 500 ईसा पूर्व तक। नंबर 3, तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं। नंबर 1, व्याकरणिक दृष्टिकोण से कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां थी, जबकि मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियों का वर्णन मिलता है। नंबर 2, वैदिक और लौकिक संस्कृत में तीनों स, श, श थे, किंतु पाली में केवल स रह गया। नंबर 3, पाली भाषा में 3 लिंग 2 वचन हैं। द्विवचन पाली में समाप्त हो गया। नंबर 4, र और ल ध्वनियों का आपसी परिवर्तन भी पाली में उपलब्ध होता है। नंबर 5, री, ली यहाँ पूर्णतः समाप्त हो गए, किंतु ल, लह ध्वनियां विद्यमान थी। पाली भाषा के बाद नंबर 2, प्राकृत भाषा। प्राकृत के संबंध में 2 मत प्रचलित है। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया है। कुछ विद्वान प्राकृत को प्राचीनतम जन भाषा स्वीकार करते हैं तथा कुछ विद्वान प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राकृत भाषा को संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा भाषा मानते हुए इसे पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना है। निष्कर्षतः सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हेमचंद्र ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 भेदों की चर्चा की है: अर्धमागधी, चूलिका पैसाची, अपभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। नंबर 1, महाराष्ट्रीय प्राकृत। महाराष्ट्रीय प्राकृत का मूल क्षेत्र महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी से हुआ है। प्राकृत भाषा में रचित काव्य ग्रंथों में प्राकृत का यही रूप प्रयुक्त हुआ है। आचार्य दंडी ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत बतलाया है। नंबर 2, शौरसैनी प्राकृत। शौरसैनी प्राकृत मूलतः मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण शौरसैनी का बहुत आदर था। डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ है। शौरसैनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। वररुचि ने शौरसैनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। नंबर 3, पैसाची प्राकृत। पैसाची प्राकृत को ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, पैसाचिका आदि नामों से भी पुकारा जाता है। उत्तर पश्चिम में कश्मीर में रहने वाले पिसाच जाति के लोग इसका प्रयोग करते थे। नंबर 4, मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। संस्कृत नाटकों में इसका प्रयोग अधिकतर मिलता है। इसमें कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में देखने को मिलता है। नंबर 5, अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत को प्राचीन कौशल मागधी शौरसैनी के आसपास की भाषा माना गया है। इसका प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में देखने को मिलता है। महावीर स्वामी का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में वर्णित है। नंबर 3, अपभ्रंश। तृतीय प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश को अवहट्ट नाम से भी जाना जाता है। इसको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना गया है। कुछ विद्वान अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहते हैं।
अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है तथा अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग चंड 6वीं सदी के ग्रंथ प्राकृत लक्षण में दिखाई दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभिर भाषा कहा है। डॉक्टर हरदेव बहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। नंबर 1, अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। नंबर 2, सभी स्वरों का अनुनासिक प्रयोग अपभ्रंश में होने लगा। नंबर 3, अपभ्रंश में 2 वचन और 2 लिंग मिलते हैं। नंबर 4, अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा। अवहट्ट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ में मिलता है, जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर। संदेश रासक में अवहट्ट भाषा का उल्लेख मिलता है। विद्यापति के कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा गया है। तो आज हमने पढ़ा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, जिसमें पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा की जानकारी दी गई है। मिलते हैं अगले